हेलो डियर्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवा साइंस। आज हम लोग अपना फिर से वीडियो रेगुलर कर रहे हैं। आप लोग का जो 125 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं वो सब लोग कंप्लीट करके आगे स्टार्ट करेंगे 126 से। हम लोग का जो टॉपिक है वो दोहरा निषेचन का चल रहा था। तो दोहरा निषेचन में सबसे पहले आपका ये जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि द्विव निषेचन किस में होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी। तो इसका जो आंसर है वो आपके पाठ के आधार पर होगा। हम लोग जितने भी पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं वो सारे हम लोग के आवर्तबीजी हैं। तो हमारा जो आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, आवर्तबीजी। तो द्विव निषेचन किस में होगा कभी भी पूछा जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आवर्तबीजी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कायिक निषेचन को यह भी कहते हैं। कायिक निषेचन को क्या कहा जाता है? त्रिसंलयन, वास्तविक निषेचन, युग्मक संलयन और जनन निषेचन। तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग आप लोग लगाएंगे। पूछे गए कायिक निषेचन को यह भी कहते हैं। अगर पौधों में बात की जाए तो हम लोग पुष्पों में 3 कोशिकाओं को मिलाते हैं और कायिक पौधों में कायिक प्रवर्धन हम लोग पढ़े हुए हैं। पर यहाँ बात की गई निषेचन की, तो निषेचन का अर्थ तो होता है युग्मक संलयन। पर हमारा कायिक निषेचन जिस पाठ के आधार से ये क्वेश्चन किया है उसमें हमारे त्रिसंलयन पाए जाते हैं। तो इस आधार पर तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसका अर्थ कायिक युग्मक संलयन होना चाहिए था। आपका युग्मक संलयन होता, पर पाठ के आधार पर हम लोग जिस पाठ को पढ़ रहे हैं उसमें हमने अभी तक त्रिसंलयन पढ़ा है। तो हमारे इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा त्रिसंलयन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द्विव निषेचन किस में पाया गया, आवर्तबीजी। और वही कायिक निषेचन हमारा जो होता है वो कौन सा होता है, त्रिसंलयन। त्रिसंलयन क्या होगा आपका आंसर, त्रिसंलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्पीय पादपों के लिए एक विशिष्ट घटना है। पुष्पीय पादपों के लिए एक विशिष्ट घटना कौन सी है? पुष्पीय पादपों के लिए एक विशिष्ट घटना, विशिष्ट का अर्थ होता है जो बहुत विशेष हो। तो पुष्पीय पादपों में ऐसी कौन सी विशेषता पाई जाती है? सत्य निषेचन, भ्रूण जनन, परागण, द्विव निषेचन। आपके ये जो निषेचन है भ्रूण जनन परागण ये सभी में पाया जाता है, पर पुष्पों में कुछ खासियत ही अलग होती है। उन लोग में दोहरा निषेचन होता है, जबकि अन्य पौधों में पुष्पीय जो नहीं होते हैं उनमें निषेचन केवल होता है। तो इसकी खासियत क्या है, द्विव निषेचन। तो कायिक निषेचन इसमें पाई जाती है हमारी त्रिसंलयन, आवर्तबीजी पौधों में पाई जाती है। और पुष्पीय पादपों के लिए कभी भी कोई विशिष्ट घटना पूछे जाए तो वो है हमारा दोहरा निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारियल का पानी है। नारियल के पानी को हम लोग क्या कह सकते हैं? नारियल के पानी को क्या कहा जा सकता है? नारियल का पानी क्या है? तो नारियल का पानी जो हम लोग पीते हैं वो हमारा भ्रूण पोष होता है। यानी वो जो वाइट वाला हिस्सा आप देखते हैं वो भ्रूण होता है, और जो पानी होता है उसका वो भ्रूण को पोषण देता है। वही पानी जो बच जाता है हम लोग पी भी लेते हैं, तो वो भ्रूण पोष का भाग होता है। नारियल का पानी कौन सा भाग होता है? भ्रूण पोष का, भ्रूण का पोषण, और वही भ्रूण पोष है नारियल का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है, एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, नर युग्मक है जो कि अंड कोशिका की ओर जाता है और उसके केंद्रक के साथ मिल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं? इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन, त्रिसंलयन, द्विव निषेचन, स्वयुग्मन। अब यहाँ पर हमने अभी पहले पढ़ा कि कायिक निषेचन को कहते हैं त्रिसंलयन। तो अधिकतर लोग त्रिसंलयन मारेंगे पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग पढ़े, यहाँ पर ना हमारा पुष्पीय पादपों का बात किया ना कुछ भी। यहाँ सिंपल क्वेश्चन दिया गया है कि अगर नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करके उससे संलयित होता है उसके केंद्रक से, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो ये आपका इस क्वेश्चन के अनुसार इसका अर्थ होता है युग्मक संलयन। 2 युग्मक जब आपस में संलयित होते हैं तो उसे हम युग्मक संलयन कहते हैं। यह निषेचन भी हो सकता था। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, युग्मक संलयन, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विव निषेचन किसके निर्माण के लिए आवश्यक है? पुष्पीय पादपों में जो दोहरा निषेचन हो रहा है, 2 बार निषेचन हो रहा है, ये द्विव निषेचन किसके निर्माण के लिए आवश्यक है, किसको बनाने के लिए आवश्यक है?
तो हमारा जो आंसर है इसका हो जाएगा भ्रूण पोष को। द्वितीय निषेचन किस लिए होता है? भ्रूण पोष को। देखिए अगर एक बार निषेचन हो किसी भी चीज़ में तो वो बीज बनाते हैं, पर अगर बीज में पोषण दिया जाए या उनको जो आप दोहरा निषेचन में अंड कोशिका वो तो बीज में चेंज हो जाती है, बाकी जो केंद्रक के साथ मिलते हैं वो बीज को पोषण देते हैं। तो दोहरा निषेचन के निर्माण के लिए भ्रूण पोष के लिए आवश्यक होता है। किस लिए? भ्रूण पोष के लिए। केंद्रक कोशिका के साथ युग्मक मिलकर भ्रूण पोष देते हैं और वही अंड कोशिका के साथ मिलकर बीज बनाते हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी, भ्रूण पोष के। तो ये आपका था दोहरा निषेचन का, जो कि निषेचन के दौरान जो घटनाएं चल रही थी उससे था। अब हमारा जो टॉपिक चलेगा वो है आपका पश्च निषेचन संरचना एवं घटनाएं। निषेचन के पश्चात जो भी संरचना बनेगी, कौन कौन सी घटना घटेगी, इस सारे चीज़ों को देखेंगे। तो दोहरा निषेचन आपका आवर्त बीज में कायिक संलयन की बात की जाए तो आपका त्रिसंलयन है। उसी के पश्चात अगर किसी पुष्पी पादपों में विशिष्ट घटना की बात की जाए तो दोहरा निषेचन। नर युग्मक और अंड कोशिका संलयित होते हैं तो युग्मक संलयन। नारियल का पानी आपका भ्रूण पोष। और द्वितीय निषेचन किसके लिए निर्माण के लिए आवश्यक है? भ्रूण पोष के लिए। आगे हम अपना देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन किया गया है एल्यूरोन परत किसका भाग है? एल्यूरोन परत जो है वो किसका भाग है? भ्रूण पोष का, भ्रूण का, टैगमन का या बीजजोल का? तो बीजजोल तो हमारे बाहर की ओर होते हैं, भ्रूण पता ही है, टैगमन और भ्रूण पोष। तो एल्यूरोन परत जो है वो आपके भ्रूण के किनारे की ओर होती है और उसे हम बोलते हैं भ्रूण पोष की परत। तो एल्यूरोन परत किसकी है? आपकी भ्रूण पोष की। और आपका ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा, भ्रूण पोष का। नेक्स्ट है हमारा एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण पोष होता है। एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण पोष होता है। एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण पोष जो होता है वो कैसा होता है? एक गुणित, द्विगुणित, एक गुणित, द्विगुणित कोशिकाओं का मिश्रण या त्रिगुणित। एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण पोष जो होता है वो आपका किस तरह का होता है? एक गुणित, द्विगुणित या कोशिकाओं का मिश्रण या त्रिगुणित। तो हमारे जो बीजपत्री पौधों में भ्रूण पोष जो बनते हैं वो आपके केंद्रक वाले जो दो कोशिकाएं होती है वो दोनों और एक हमारा नर युग्मक की कोशिका मिलकर त्रिगुणित हो करके भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं। तो भ्रूण पोष का अगर निर्माण की बात की जाए या बीजपत्री पौधों में भ्रूण पोष की बात की जाए तो वो हमेशा कैसे होते हैं? त्रिगुणित होते हैं। तो एल्यूरोन परत आपके भ्रूण पोष का भाग है और वही बीजपत्री पौधों में भ्रूण पोष जो होता है आपका त्रिगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोहरा भ्रूण पोष किस में पाया जाता है? दोहरा भ्रूण पोष पूछा जा रहा है, यानी दोहरा आपका कहीं ना कहीं भ्रूण पोष जो कि एक एक्स्ट्रा भी बच जाते हैं और ऊपर से दूसरा बीज को खाना भी देते हैं। तो दोहरा भ्रूण पोष किस में होगा? गेहूँ, मटर, चावल, नारियल। आपको किस में लग रहा है सुनने के अनुसार? गेहूँ में, चावल में, मटर या नारियल में? तो नारियल में जो भ्रूण पोष होता है वो दोहरा होता है क्योंकि उसकी पानी जो बच जाता है वो भी भ्रूण पोष का ही भाग है और वही हमारा एक नारियल जो तैयार होता है वो भी भ्रूण पोष से ही तैयार होता है। तो एक तो वो हो गया और एक हम लोग जो खाते हैं। तो आपका दोहरा भ्रूण पोष किस में हमेशा पाया जाता है? नारियल में। अगला है आपका जब एक द्विगुणित मादा, ध्यान दीजिएगा मादा जो है द्विगुणित है, पादप को चतुष्क गुणित नर पादप से संकरित कराया जाए। जो मादा आपकी द्विगुणित और जो नर पादप है वो चतुष्गुणित है, संकरित कराया जाए तो परिणामी बीज में भ्रूण कोष कोशिका की सूत्र गुणता होती है। अगर इस तरीके से अगर हम संलयन कराते हैं, संकरित कराते हैं तो यहाँ पर आपका जो बीज का भ्रूण कोष कोशिका होगी वो कैसी बनेगी? चतुष्गुणित, पंचगुणित, द्विगुणित या त्रिगुणित? मादा आपकी द्विगुणित है और नर आपके चतुष्गुणित है। तो आप यहाँ पर ये मत करिएगा कि कोशिका को आप 6 कर दीजिएगा, इस तरीके से नहीं होगा। आपकी ये जो चतुष्गुणित कोशिकाएं हैं, दो नर युग्मक कहीं ना कहीं एक एक मादा के साथ अगुणित मादाओं के साथ मिलकर संलयन कर लेंगे तो आपकी जितने भी कोशिकाएं बनेंगी वो टोटल हो जाएंगी चतुष्गुणित। ये आप लोग एक तरीके से जब संलयन करवाएंगे जो हमने पढ़ा है जैसे भ्रूण कोष वाले में, तो उस तरीके से आप लोग करवा के देख लेंगे कि कैसे हो रहा है। आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा चतुष्गुणित। क्या हो जाएगा हमारा? चतुष्गुणित। नेक्स्ट है हमारा
मक्का के भ्रूणपोष की सबसे बाहरी परत कहलाती है। मक्का का जो सबसे बाहरी परत होता है भ्रूणपोष का, उस भ्रूणपोष के परत को हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन में अभी बताया गया है कि आपका जो भ्रूणपोष का किनारे का परत होता है उसे हम कौन सी परत कहते हैं? एल्यूरोन परत कहते हैं। तो मक्का के भ्रूणपोष की सबसे बाहरी परत, किनारे की परत जो होगी वो कौन सी परत होगी? आपकी एल्यूरोन परत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्तबीजी में त्रिगुणित उत्तक है। आवर्तबीजी में त्रिगुणित उत्तक है। त्रिगुणित उत्तक कौन सी है? आवर्तबीजी में चारों परत का नाम दिया हुआ है जो कि एक परागकोश की परतें हैं, और इन परागकोश की परतों में कौन सी ऐसी परत है जो कि त्रिगुणित होती है एक के अलावा? आपका बीजांड का, अंतःस्त्र, टैपिटम, ये तीनों आपके परागकोश के हैं। वही हमारा भ्रूणपोष जो है वो दो ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर और आपका एक अंडकोशिका। तो हमारा जो आंसर है, हमने ऊपर भी इसको रिपीट किया है, तो आंसर हमारा होगा भ्रूणपोष। क्या होगा आपका आंसर? भ्रूणपोष। अगर बात की जाए भ्रूणपोष के बाहरी परत की, तो एल्यूरोन परत। किसमें हम लोग देखे थे? मक्का में। किसके भ्रूणपोष को खाया जाता है या दोहरा होता है? तो नारियल में होता है। नारियल का पानी जो है वो भ्रूणपोष का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आवर्तबीजी में भ्रूणपोष विकसित होता है। आवर्तबीजी में जो भ्रूणपोष होते हैं वो किस में विकसित होते हैं? भ्रूण तो आपका बीज बन जाता है, पर जो भ्रूणपोष होते हैं वो किस में विकसित हो जाते हैं? यहाँ कुछ और पूछा गया। भ्रूणपोष जो बनता है वो किससे बनता है? युग्मनज से बनता है, तो युग्मनज आपके बीज बन जाते हैं। द्वितीय केंद्रक जो होता है वो आपका बीच वाला भाग होता है, और यही द्वितीय केंद्रक विभाजन करके ढेर सारे भ्रूणपोष का निर्माण करता है जो कि भ्रूण को लगातार पोषण दे सके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आवर्तबीजी में भ्रूणपोष, द्वितीय केंद्रक। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो चीज़ें कभी कभी बताई जा रही है उसको भी नोट करते जाए। आपका चैप्टर का भी रिवीजन होते जा रहा है। जैसे हम बात बार बार कर रहे हैं कि द्वितीय केंद्रक विभाजन करके भ्रूणपोष बनाता है, और वही अंडकोशिका हमारे नर युग्मक मिलकर बीज बनाते हैं। तो इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करेंगे कि फूल में जो आप भ्रूणकोश वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं उसमें सारी कोशिकाओं का काम कैसे कैसे और किस प्रकार से हो रहा है। आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द्वितीय केंद्रक। नेक्स्ट है आपका, किसके परिणाम स्वरूप मुख्य भ्रूण का विकास होता है? मुख्य भ्रूण के अगर विकास की बात की जाए तो किसके परिणाम स्वरूप होता है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपका कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके कारण भ्रूण का विकास होता है, यानी जो भ्रूण पहली बार बनता है वो किस कारण बनता है? क्या परागन के कारण? तो परागन अगर बात की जाए तो परागन आपके ऊपर भी हो सकती है कि परागन हुआ और वो आपकी जो भी आपके परागकण आए हैं वो लायक ना हो, तो परागन तो हो नहीं सकता है। त्रिशल्यन की बात करें तो त्रिशल्यन आपका बाद की घटना है, और निषेचन के लिए तो आवश्यक है, पर ये त्रिशल्यन में आपका भ्रूणपोष भी बनता है और आपका भ्रूण भी बनता है। हमारा केवल क्वेश्चन है भ्रूण का, तो आपका आंसर होगा युग्मक सल्यन, क्योंकि युग्मक में नर और मादा दोनों युग्मक मिलते हैं और आपस में सल्यन करते हैं, तब एक भ्रूण का विकास होता है। अगर ये कोशिका ना बने तो केवल आपका भ्रूणपोष बन जाएगा पर बीज तैयार नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार से मेन जिम्मेदार कौन है? आपका युग्मक सल्यन। भ्रूण बनाने के लिए क्या जरूरी है? युग्मक सल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आवर्तबीजी का भ्रूणपोष है। आवर्तबीजी का भ्रूणपोष कैसा होता है? तो आपका ऑप्शन में कुछ मिस्टेक किया हुआ है। आपका आंसर जो है वो 2 होगा, 3 भी हो सकता है पर 3 वाला ढंग से नहीं लिखा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। ये भी होगा 3n, पर यहाँ पर देखिए 3n कैसे लिखा हुआ है, मिस्टेक, सॉरी, वो आपका n लिखा हुआ है, 3n नहीं है, वो n है, अगुणित है। यहाँ आपका हमारा आवर्तबीजी का जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित को हम 3n से दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्तबीजी में मुक्त केंद्र की विभाजन किसके दौरान होती है? मुक्त केंद्र की विभाजन जो है आवर्तबीजी में वो किस दौरान होता है? पराग निर्माण के दौरान, या भ्रूणपोष के निर्माण के दौरान, या भ्रूण निर्माण के दौरान, या पुष्प निर्माण के दौरान? किसका जब निर्माण होने लगता है तो हमारे मुक्त केंद्र की विभाजन लगातार होने लगती है, किसमें? आवर्तबीजी में।
तो हम भ्रूण बनाना हो तो भ्रूण युग्मक संलयन करके बनता है। पर अगर भ्रूण को पोषण देना हो तो भ्रूण का पोषण जो होता है वो द्वितीयक केंद्रक लगातार विभाजन करेगा स्वतंत्र रूप से, और तब हमारे भ्रूण मुक्तक केंद्र का विभाजन होकर भ्रूणपोष बनता है। तो आंसर तो आपको पता लग ही गया होगा, हमारा आंसर क्या होगा, भ्रूणपोष निर्माण के दौरान। नेक्स्ट है हमारा स्कूटेलम प्रशल्क है एक। स्कूटेलम प्रशल्क जो है वो क्या है, प्रशल्क, हिंदी में आपको किताब में ये वर्ड जरूर मिलेगा, प्रशल्क। स्कूटेलम का पूछा गया है कि ये क्या है। अब अनावर्त बीजी का भ्रूणपोष, एक बीजपत्री का ढाल के आकार का बीजपत्र, मूलांकुर का परांकुर का सुरक्षात्मक। मूलांकुर बात करें तो जड़ की बात की गई है कि जड़ के आवरण को हम लोग कहते हैं या ऊपर वाला भाग जो परांकुर होता है उसका आवरण, या अनावर्त बीजी का भ्रूणपोष, या एक बीजपत्री ढाल के आकार का बीजपत्र। हमारा ये जो स्कूटेलम है प्रशल्क है ये एक बीजपत्री में पाया जाता है, उसी के आकार का बीजपत्र होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा 2, एक बीजपत्री का ढाल के आकार का बीजपत्र। स्कूटेलम प्रशल्क क्या है, तो एक बीजपत्री ढाल के आकार का बीजपत्र। बीजपत्र है पर किसका, एक बीजपत्री का, उसी के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परांकुर चोल है। परांकुर चोल है, परांकुर बात की जाए तो आपके पौधे में 2 भाग होते हैं, एक मूल जो कि जमीन के नीचे दबे होते हैं जड़ वाला हिस्सा, और एक जमीन के ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे हम परांकुर कहते हैं। पर यहाँ पूछा गया परांकुर चोल, चोल का अर्थ होता है आवरण, तो कहा जा सकता है कि परांकुर का आवरण। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, परांकुर का आवरण। हमारा परांकुर चोल क्या है, परांकुर का आवरण। नेक्स्ट है आपका निलंबस एक कोशिका वाला किसमें होता है। निलंबस एक कोशिका वाला किसमें पाया जाता है, निलंबस कहाँ पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा कैप्सुला में। किसमें पाया जाता है, कैप्सुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलांकुर का शीर्ष किसकी सहायता से बनता है। मूलांकुर की जो शीर्ष है यानी जड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा है शीर्ष है, उसके लिए कौन सी कोशिका सहायता करती है। मूलांकुर का शीर्ष किससे बनता है, किस कोशिका से बनता है मूलांकुर का शीर्ष, तो आपके अधस्फीतिक से, अधस्फीतिक कोशिका है, इसी अधस्फीतिक से आपके मूलांकुर का शीर्ष बनता है। मूलांकुर का शीर्ष आपका किससे बनेगा, अधस्फीतिक से। नेक्स्ट है आपका निलंबक की अंतिम कोशिका कहलाती है। निलंबक की अंतिम कोशिका क्या कहलाती है, निलंबक की अंतिम कोशिका क्या कहते हैं, अधस्फीतिक आपकी शीर्ष कोशिका थी, और यहाँ आपके निलंबक की अंतिम कोशिका पूछी गई है। तो 146 नंबर क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो होगा चुष्कांग कोशिका। अगर ऊपर वाले हिस्से की तो अधस्फीतिक, नीचा निलंबक की यहाँ निलंबक की अंतिम कोशिका की बात की गई है तो उसमें चुष्कांग कोशिका होती है। नेक्स्ट है हमारा आवर्त बीजी में भ्रूणीय निलंबक का कार्य है। आवर्त बीजी में अगर भ्रूणीय निलंबक यानी उसके अंतिम या ऊपर वाला कोई भी कोशिका उसका कार्य पूछा जाए तो भ्रूणीय निलंबक का कार्य क्या होता है, तो इसका आंसर जो होगा आपका होगा भ्रूण को भ्रूण कोश में गहराई तक ढकेलना। भ्रूण को जो है वो अंदर की ओर ढकेला जाता है, किसमें, भ्रूण कोश में। भ्रूण कोश का अर्थ होता है भ्रूण को स्थान देने वाला, जो स्थान देता है भ्रूण को उसे हम कहते हैं भ्रूण कोश, और वो कोश में भ्रूण को अंदर की ओर जो ढकेलता है वो आपका जिम्मेदार है भ्रूणीय निलंबक। यानी निलंबक में जितनी भी कोशिकाएं हैं, निलंबक जिस भाग का नाम है वो भाग आपके भ्रूण को भ्रूण कोश में अंदर की ओर ढकेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2। सूरजमुखी में भ्रूण है। सूरजमुखी में जो भ्रूण होते हैं वो कितने बीजपत्री के होते हैं। सूरजमुखी के भ्रूण आपके 2 बीजपत्री के होते हैं। कितने होते हैं, 2 बीजपत्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आवर्त बीजी में भ्रूणपोष विकसित होता है। अभी हम लोग देखते हैं द्वितीयक केंद्रक से। नेक्स्ट है आपका घास में एकल ढाल के आकृति बीजपत्र को कहते हैं। घास में जो एकल ढाल की आकृति का बीजपत्र है उस बीजपत्र को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा प्रशल्क। इसे हम क्या कहते हैं,
प्रशल्क। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बीज है, यानी अब जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे किस टॉपिक से होंगे, बीज वाले टॉपिक से होंगे। तो हम अपना बीज वाला टॉपिक देखते हैं। इसमें पूछा गया आपका बीज वाले टॉपिक से क्वेश्चन, बीज की टैगमन किस में विकसित होता है। बीज की जो भी टैगमन हिस्सा है या टैगमन वाला भाग है वो किससे विकसित होता है। तो बीज का जो टैगमन है आपके आंतरिक अध्यावरण से विकसित होता है। आंतरिक अध्यावरण आपको पता ही है, हम जब भ्रूण पढ़ते हैं तो उसमें ऊपरी परत अध्यावरण होता है, तो उस अध्यावरण से आपके बीज के टैगमन का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा भ्रूणपोष है। भ्रूणपोष क्या है, बीज में स्थायी बीजांड का है, बीजांड भित्ति, बीजांड आवरण, चुस्कांका, जीवाश्म। भ्रूणपोष जो है वो बाद में कुछ बन जाता है, और जो बाद में बन जाता है उसे हम कहते हैं बीजांडकाय। यानी बीज में जो बीजांडकाय बनते हैं वो आपके भ्रूणपोष से बनते हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, बीज में स्थायी बीजांडकाय। क्या होता है, बीज में स्थायी बीजांडकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बीजांड का बाह्य आवरण निषेचन के बाद किस रूप में बदल जाता है। बीजांड की जो बाहरी अध्यावरण है वो निषेचन हो जाने के बाद किस रूप में बदल जाता है। शायद इस क्वेश्चन को हमने अभी देखा है, जो आपने अभी देखा है कि अध्यावरण क्या बनाता है, तो टैगमन बीज में, और यहाँ पर जो आपका अध्यावरण है वो निषेचन के बाद तुरंत टेस्टा में बदल जाता है। किस में बदलता है, आपका टेस्टा में। नेक्स्ट है हमारा निषेचन के बाद बीज किस में विकसित होता है। निषेचन के बाद आपका जो बीज है वो किस में विकसित होता है, बीजांड से। कहाँ विकसित होगा, बीजांड से विकसित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीज में सिवनी, रेफे, नाभिका, हाइलम दर्शाते हैं। बीज में आपके जो रेफे और नाभिका है, हाइलम, क्या दर्शाते हैं। बीज में नाभिका आपकी क्या दर्शाती है, सिवनी आप नहीं जानते पर नाभिका तो जानते ही है। तो आपकी बीज में जो नाभिका पाई जा रही है, एक बार उस डायग्राम को देखें कि वो दिखा क्या रही है, तो वो आपके बीजांड विरित को दर्शाती है, क्योंकि वो नाभिका आपके बीजांड विरित से जुड़ी हुई होती है। तो ये चीज़ आपके किसको दर्शाते हैं, बीजांड विरित को। नेक्स्ट है आपका निषेचन के बाद बीज आवरण किसके द्वारा बनता है। निषेचन के बाद आपके जो बीज आवरण का निर्माण होता है, निषेचन के बाद तो बीज बन जाता है, बीज पर जो ऊपरी आवरण बनते हैं वो बीज पर ऊपरी आवरण किससे बनते हैं, तो हमारा आंसर होगा अध्यावरण से। बीज का आवरण अध्यावरण से, अध्यावरण टैगमन भी बनाता है, और उसके बाद निषेचन के बाद तुरंत अध्यावरण टेस्टा में बदल जाता है। तीनों शब्द याद रखें, निषेचन के बाद तुरंत टेस्टा में बनता है, टैगमन का निर्माण अध्यावरण से, और निषेचन के बाद बीज आवरण का निर्माण भी अध्यावरण से। तो अध्यावरण का कार्य पूछा जाए तो बीज का आवरण बनाने का काम, बीज में टैगमन पाए जाते हैं अध्यावरण की मदद से, निषेचन के बाद अध्यावरण टेस्टा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से अध्यावरण के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे हम ऑब्जेक्टिव से 3 ऑब्जेक्टिव देख लिए अध्यावरण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बीज का बीजांड द्वार किस प्रवेश में सहायक है। बीज का बीजांड द्वार किस प्रवेश में सहायक है। आपके जो रास्ते हैं बीजांड द्वार वो किसके प्रवेश में सहायक है, नर युग्मक, प्रागनलिका, जल और हवा, सभी के। आपको क्या लग रहा है आंसर इसका क्या होना चाहिए, नर युग्मक, प्रागनलिका, जल और हवा, सभी के। तो बीजांड द्वार जल भी जाने देता है, हवा भी पहुंचने देता है, और साथ ही साथ नर युग्मक भी जाते हैं, प्रागनलिका भी जाती है। तो आंसर क्या होगा आपका, सभी। नेक्स्ट है हमारा, बिना निषेचन के फल बहना कहलाता है। तो ये तो क्वेश्चन हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं, अनिषेक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्बुमिनस बीज में भोजन का संग्रहण होता है। अल्बुमिन्स बीज जो होते हैं, अल्बुमिन्स बीज जो होते हैं उसमें भोजन का संग्रहण होता है किस में। अल्बुमिनस बीज में भोजन का संग्रहण किस में होता है, तो अल्बुमिनस बीज में भोजन का संग्रहण आपका भ्रूणपोष में होता है। किस में होता है, भ्रूणपोष में। नेक्स्ट हमारा काली मिर्च का बीज है। काली मिर्च का बीज क्या है, तो काली मिर्च का जो बीज है आपका वो आपके परिभ्रूण पोषिक है। कैसे होते हैं,
परिभ्रूणपोषी, काली मिर्च का बीज परिभ्रूणपोषी, वही हमारा नारियल का पानी भ्रूणपोष, और ये परिभ्रूणपोषी। नेक्स्ट, बीज चोलक किसके द्वारा बनता है? बीज चोलक यानी बीज के जो आवरण बनते हैं वो किसके द्वारा बनता है? तो अभी हमने देखा अध्यावरण, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? अध्यावरण। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से फल का कौन सा भाग बीजांडकाय बनाता है? बीजांडवृत्त की बात करें तो वो अलग चीज़ है, यहाँ बीजांडकाय पूछा गया है कि फल का कौन सा भाग जो है वो आपका बीजांडकाय बनाता है। तो फल का जो हमारा परिभ्रूणपोष है, भ्रूणपोष का मतलब ऊपर भ्रूणपोष से और कोशिकाएं जो विभाजन करके बनती है उसे हम परिभ्रूणपोष कहते हैं। तो भ्रूणपोष बनने के बाद और जो भी भ्रूणपोष बच जाते हैं एक्स्ट्रा में, वो हिस्से आपके बीजांडकाय का निर्माण करते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा परिभ्रूणकोष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसके बीज में भ्रूणपोष का उपयोग विकसित भ्रूण द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके बीज में भ्रूणपोष का उपयोग विकसित भ्रूण द्वारा किया जाता है? विकसित भ्रूण जो है वो कौन से बीज में हम भ्रूणपोष का उपयोग करते हैं? हमारा आंसर होगा मटर। मटर के जो भ्रूण बनते हैं उसके भ्रूणपोष का उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फल भित्ति किससे बनती है? फल भित्ति अंडाशय भित्ति से बनती है। तो इसका आपका आंसर जो है वो हो जाएगा अंडाशय भित्ति। फल हमारा अंडाशय फल में बदल जाता है, वही हमारा भ्रूण बीज में बदल जाता है। बीज बनता किस में है? बीजांड में। ध्यान से सुनेंगे, भ्रूण आपका बीज में बदल जाता है, उसी बीज का निर्माण आपका बीजांड में होता है। भ्रूण जब तक होता है वो भ्रूणकोष में पाया जाता है। जैसे ही बीज बनता है भ्रूणकोष आपका बीजांड में, उसके ऊपर आपका अंडाशय फल में बदल जाता है, और अंडाशय पर जो बाहर की ओर छिलके होते हैं आपके फल भित्ति बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राफे सिवनी है, यहाँ पर पूछा गया है और ऑप्शन में हम लोग को डाउट भी था कि सिवनी है क्या। तो यहाँ इस आंसर में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि सिवनी किसे कहते हैं। बीजांडवृत्त के द्वारा कटक का निर्माण, बीजांडवृत्त के द्वारा जो भी कटक का निर्माण होता है, कटा हुआ हिस्सा या जाने वाले हिस्से जो भी, वो हमारा सिवनी हिस्सा है। कौन सा है? सिवनी, उसे ही सिवनी कहते हैं। बीजांडवृत्त के द्वारा जो कटक का निर्माण होता है उसे ही सिवनी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 166। इसमें पूछा गया है, निषेचन के पश्चात बाह्य अध्यावरण बनाता है। निषेचन के बाद बाह्य अध्यावरण जो है आपका है वो क्या बनाता है निषेचन के बाद? तो हमारा आंसर होगा बीजावरण। बीज का आवरण बनाता है। क्या बनाता है आपका? बीज का आवरण। नेक्स्ट है हमारा, बीज का टेस्टा किससे बनता है? तो हम पहले ही देखे थे बाह्य अध्यावरण से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य अध्यावरण। नेक्स्ट हमारा है, परिपक्व बीज में चिरस्थायी भ्रूणपोष किस में पाया जाता है? पूछा गया है क्वेश्चन कि परिपक्व बीज में चिरस्थायी भ्रूणपोष किस में पाया जाता है? बीज में अगर भ्रूणपोष की बात करें तो किस में पाया गया? चारों ऑप्शन आप लोग देख ले और चारों ऑप्शन में कंफर्म करें कि क्या आंसर होगा। तो हमारा जो चिरस्थायी है, चिरस्थायी जिस तरीके से आप गेहूं के डायग्राम को देखेंगे तो वो चिरस्थायी एक तरह की संरचना है। तो बीज में चिरस्थायी भ्रूणपोष गेहूं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बाह्य बीज आवरण को कहा जाता है। बाह्य बीज आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? बाहरी बीज आवरण जो पाए जाते हैं उसे हम लोग बीजावरण कहते हैं। तो टेस्टा उसी को कहा जाता है इंग्लिश में, और अंदर वाला जो परत होता है उसे हम टेगमेन कहते हैं। दोनों का निर्माण आपके अध्यावरण से ही होता है। तो टेगमेन आंतरिक परत है, वही हमारा टेस्टा बाहरी परत है। दोनों का निर्माण अध्यावरण से। तो यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर होते हैं। टेस्टा आपका बाह्य बीजावरण, टेगमेन हमारा आंतरिक बीजावरण, और दोनों का निर्माण हमारा अध्यावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नॉन एल्बुमिनस बीज उपस्थित होता है। नॉन एल्बुमिनस बीज किस में उपस्थित होता है? नॉन एल्बुमिनस बीज उपस्थित होता है किस में पाया जाता है? तो हमारे मटर और मूंगफली दोनों में नॉन एल्बुमिनस बीज होता है। नॉन एल्बुमिनस बीज हम लोग बीज 2 प्रकार के पढ़े, एक भ्रूणपोष बीज और एक भ्रूणपोष रहित बीज। तो हमारे नॉन एल्बुमिनस बीज जो होते हैं वो मटर और मूंगफली में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन हमारा 1 और 2 दोनों होगा। नेक्स्ट है हमारा, बीजांडकाय के अवशेष के रूप में जाना जाता है।
बीजांड काय के अवशेष के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारे बीजांड काय के अवशेष के रूप में परिभ्रूणपोष को जाना जाता है। किसे? परिभ्रूणपोष को। भ्रूण बनने के बाद भ्रूणपोष के बाद जो हिस्सा बच जाता है उसे हम परिभ्रूणकोष कहते हैं, और वही आपकी काली मिर्च इसी का एग्जाम्पल है। तो हमारा बीजांड काय का अवशेष किस रूप में जाना जाता है? परिभ्रूणपोष को। नेक्स्ट हमारा परिभ्रूणपोष उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है परिभ्रूणपोष उपस्थित होता है। तो परिभ्रूणपोष किस में उपस्थित होता है? इसमें चुकंदर, काली मिर्च दोनों या सभी आवर्तबीजियों में। तो चुकंदर और काली मिर्च दोनों में पाए जाते हैं, तो परिभ्रूणपोष हमारा 1 और 2 दोनों में होगा। तो अभी तक तो हम काली मिर्च देखे थे, पर हमारे चुकंदर में भी पाया जाता है। तो चुकंदर और काली मिर्च में कभी भी परिभ्रूणपोष की बात की जाए तो दोनों आपको यही है। भ्रूणपोष बात की जाए तो नारियल, नॉन एल्बुमिनस बीज की बात की जाए तो आपके चना, मटर, मूंगफली ये सारी चीज़ आ जाएंगे, दाल वगैरह। परिभ्रूणपोष की बात की जाए चुकंदर और काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो अगले टॉपिक से असंग जनन एवं बहुभ्रूणता से। असंग जनन और बहुभ्रूणता आपका टॉपिक स्टार्ट है। इस टॉपिक से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आपका, असंग जनन की खोज किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर आप वैज्ञानिक का जहाँ भी नोट्स बनाए हुए हैं, जहाँ भी लिखे हुए हैं, इसको भी आज ऐड कर लेंगे। और एक हम लोग देखे थे दोहरा निषेचन की खोज, हम आशीन आपके थे। तो असंग जनन और बहुभ्रूणता के असंग जनन की खोज की बात करें तो असंग जनन की खोज जो किए थे वो हमारे विंकलन है। कौन है? विंकलर। तो हमारे विंकलर जी जो है वो असंग जनन की खोज किए थे। विंकलर किसकी खोज की है? असंग जनन। कभी भी असंग जनन की खोज की बात की जाए तो हमारा हो जाएगा विंकलर। नेक्स्ट है हमारा, कई पादपों में लैंगिक जनन को अलैंगिक प्रजनन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, इसे कहते हैं। कभी कभी हम पादपों में लैंगिक जनन को अलैंगिक प्रजनन द्वारा भी करवाते हैं, और जो भी निर्माण है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा असंग जनन। असंग जनन जो है इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, बिना निषेचन के ही हम लोग किसी भी फल का निर्माण करते हैं। तो असंग जनन आपके अलैंगिक प्रजनन का ही भाग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बहुभ्रूणता सामान्यतः किसमें पाई जाती है? तो बहुभ्रूणता की अगर बात करें तो जिसमें एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं उसे हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं, और वो हमारा बहुभ्रूणता पाया जाता है नींबू में। किसमें होगा आपका? नींबू में। नेक्स्ट है हमारा अनिषेक जनन का एक प्रकार है। अभी हमने देखा है अलैंगिक जनन। अनिषेक जनन क्या है आपका? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जो कि पुष्पी पादपों में हम लोग पढ़ रहे हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पर हमारा अनिषेक जनन जो भाग है वो आपके अलैंगिक जनन का भाग है। नेक्स्ट है हमारा बीजों में अधोभूमिक, 1 मिनट, अभी हमारा 177 क्वेश्चन है। अपयुग्मन है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पूछा गया है अपयुग्मन है। तो अपयुग्मन जो है हमारे युग्मक के संलयन की विफलता। युग्मक का जब संलयन होता है तो उसमें हम युग्मक संलयन कहते हैं, पर युग्मकों का अगर संलयन नहीं हो पाता है तो उसे हम कहते हैं अपयुग्मन। युग्मकों के संलयन की विफलता को हम कहते हैं अपयुग्मन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? युग्मकों के संलयन की विफलता। अपयुग्मन क्या है? तो युग्मकों के संलयन की विफलता। नेक्स्ट है हमारा बिना निषेचन के भ्रूण बनने की प्रक्रिया अनिषेक फलन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनिषेक फलन। बिना निषेचन के भ्रूण बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है अनिषेक फलन। इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे और बोलेंगे कि गलत है। आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग भी जानते हैं कि बिना निषेचन के अगर फल या भ्रूण का तो अनिषेक जनन या हमारा अनिषेक फलन होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम आवर्तबीजी में जीवन चक्र के संदर्भ में सबसे तार्किक अनुक्रम कौन सा है? जीवन चक्र की बात करें अगर आवर्तबीजी पौधों में, तो कौन सा आपका अनुक्रम जो है वो सही है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो अनुक्रम है, ये अनुक्रम आपके काम के हिसाब पर है कि पौधे कब क्या करते हैं, उस हिसाब से उनका जीवन क्रम बताना है। पहला दिया हमारा अनुक्रम अंकुरण। तो अंकुरण जब तब होता है जब बीज बन जाता है।
और दूसरा दिया आपका भ्रूणपोष निर्माण। तो पहले तो हमारा भ्रूणपोष बनना चाहिए, तब तो आपके बीज बनता है और बीज का अंकुरण होगा। तो पहला तो आपका ऐसे ही गलत है। नेक्स्ट हमारा है विदलन, निषेचन, रोपण, फल निर्माण। विदलन, निषेचन, विदलन आपकी जो प्रक्रिया है वो आपके युग्मक संलयन जो भी मिलते हैं या काम क्रिया करते हैं वो है। निषेचन भी सही है आपका। रोपण जो है वो आपके फल निर्माण के बाद होता है, तो ये भी हमारा गलत होगा। नेक्स्ट है हमारा परागन, पहले परागन उसके बाद निषेचन, दो युग्मक आपस में मिले, फिर हमारा बीज बना और उसके बाद अंकुरण हुआ। तो ये हमारा जो है वो सबसे सही है। वही हमारा चौथा जो है परिपक्वता, समसूत्रण, विभेदन, यहाँ पे विभाजन बाद में है और परिपक्वता पहले है, तो ये भी गलत है आपका ऑप्शन। तो हमारा पहले परागन कराया जाता है, फिर उसके बाद निषेचन होता है अंदर जाकर, फिर उसमें बीज बनेंगे और बीज तब लास्ट में आपके अंकुरण होंगे। तो आवर्त बीजी में ये जो जीवन चक्र जो है आपका वो सबसे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आपके जो हमारे है अमीबीय टैपिटम यूबियस काय को मुक्त करता है। अमीबीय टैपिटम यूबियस काय को मुक्त करता है। हमारा जो टैपिटम जो है दो कोशिकाओं को अलग अलग कर रहा था। याद है आपको ये चीज़ हम बताए हुए थे, जब दो कोशिका आपस में मुड़ी होती है, जब दो कोशिका आपस में जुड़ी होती हैं तो यहाँ ये चीज़ को हम यूबियस काय कह रहे थे। तो इस अमीबीय टैपिटम जो है, टैपिटम जो है वो यूबियस काय को मुक्त करता है, इतना याद रखेंगे। तो ये कथन जो है, एक मिनट, यहाँ पर ये जो बताया गया आपका टैपिटम का काम है यूबियस काय को मुक्त करना, ये सही चीज़ है। पर यहाँ एक चीज़ लगाने की वजह से गलत है। अमीबीय टैपिटम की बात की गई है और अमीबीय टैपिटम बहुत अलग चीज़ है, तो इसीलिए ये जो कथन है आपका वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी आवर्त बीजी की बीजांडकाय कोशिका में 24 गुणसूत्र होते हैं तो परागकण, भ्रूणपोष और भ्रूण में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर विभाजन के अनुसार जिस हिसाब से आप लोग पढ़े होंगे यहाँ देख लेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बीजांडकाय में कोशिका देही दिया हुआ है 24 गुणसूत्र, पूछा गया आपके परागकण, भ्रूणपोष और भ्रूण में उपस्थित, तो इस क्वेश्चन का ऐसे आंसर जो आपका होगा वो 12, 36, 24 होगा। तो आप देख लेंगे विभाजन करके सॉल्व करके किस प्रकार से 12, 36, 24 दिया हुआ है, आप लोग करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, बीज की आकार की बीजाणु के समान नहीं है, क्योंकि बीज का जो आकार है वो बीजाणु के समान नहीं है। रीजन क्या है, क्यों नहीं है। बीज की आकार बीजाणु के समान नहीं है क्योंकि बीजाणु निषेचन के माध्यम से नहीं बनते हैं। बीजाणु का जो निर्माण होता है वो निषेचन के माध्यम से नहीं होता है। बीजाणु में भ्रूण और भ्रूणपोष नहीं होते हैं। बीजाणु एक अगुणित संरचना है। तो ये सारा जो है आपका ये अनिषेक फलन में होता है, अनिषेक जनन में होता है, और ये सारा ऑप्शन आपका सही है, यानी आंसर हमारा हो जाएगा। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि बीज बीजाणु से कैसे अलग है, तो आप ये तीनों पॉइंट को मिला करके एक आंसर बना सकते हैं, क्योंकि बीजाणु निषेचन के माध्यम से नहीं बनते हैं, अर्थात इनमें भ्रूण और भ्रूणपोष का निर्माण नहीं होता है एवं यह एक अगुणित संरचना है। तो इस प्रकार से आपके जो बीज है वो बीजाणु से अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीजों में अधोभूमिक अंकुरण द्वारा अभिलक्षणित बीज पत्र सामान्यतः हरे नहीं होते, क्योंकि बीजों में अधोभूमिक अंकुरण जो होता है उसके जो बीज पत्र बनते हैं वो हरे नहीं होते हैं। क्यों? तो यहाँ आपके ये जो इसलिए हरे नहीं होते हैं क्योंकि ये मिट्टी के नीचे होते हैं, और मिट्टी के नीचे वाला भाग अगर इसमें हरित लवक है भी तो आपके ये जो सूर्य की एनर्जी है उसके बाद रासायनिक क्रिया होने के बाद क्लोरोफिल अपना काम कर पाते हैं। तो ये भूमि के मिट्टी के नीचे होने की वजह से आपके ये जो बीज आवरण जो हैं वो हमारे हरे नहीं होते हैं। कौन सी अंकुरण? अधोभूमिक अंकुरण। बीजों के अंकुरण भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ भूमिक होते हैं, कुछ अधोभूमिक होते हैं, कुछ अंतः
तो इस तरीके से आपके अधोभूमिक जो है वो हरे नहीं होते, क्योंकि मिट्टी के नीचे दबे होते हैं। नेक्स्ट है आपका, यदि पानी में भीगे हुए चने के बीज के बीजावरण को हटा दिया जाए तो शेष संरचना है। अगर पानी में भीगे हुए बीजावरण को हटा दिया जाए तो जो बची हुई संरचना है वो क्या है, तो वो है हमारा पूर्व परिपक्व भ्रूण। जो बीज बना हुआ है वो बीज वाला हिस्सा है, यानी वो पूरे तरीके से ऐसा भ्रूण है जो पूरी तरीके से परिपक्व है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है, यदि कोशिका की युग्मक गुणसूत्र संख्या क्या होगी यदि उसकी कायिक कोशिका में 40 गुणसूत्र है। पूछा गया है कि कोशिका के युग्मक गुणसूत्र संख्या क्या होगी यदि कायिक कोशिका में उसके 40 गुणसूत्र हैं। तो आपका आंसर होगा 20। उसकी कायिक कोशिका, उसके युग्मक में कितने हो जाएंगे 20। इसी तरीके से कायिक में 40 बन गए हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें और सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है और आपको 4 नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4। आपको बताने हैं कि कौन सी सही विकल्प है, चारों में से कौन सा आपका आंसर होगा। चारों को आप लोग एक बार पढ़ ले। दिया क्या हुआ है, टैपिटम विकासशील परागकण को पोषण देता है। वही हमारा नाभिक टैपिटम विकासशील परागकण को पोषण देता है। कहा गया है कि टैपिटम जो विकासशील परागकण होते हैं उनको पोषण देता है। फिर दूसरा हमारा, नाभिक बीजांड और बीजांड वृत्त के नीचे संधि स्थल को दर्शाता है। इसकी बात की गई है कि नाभिक जो है वो बीजांड और बीजांड वृत्त के बीच जो भी संधि स्थल है उसको दर्शाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका, जलीय पौधे जैसे जलकुंभी और जलीय लिली में परागण जल से होता है। जलकुंभी और जलीय लिली में बोला गया है कि परागण जो होता है वो जल से होता है। नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक त्रिगुणित होता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, त्रिगुणित। आपकी ये जो जलीय लिली और जलकुंभी का परागण दिया हुआ है इसी में गलती है, इसका परागण अलग अलग होता है। तो 1 और 2, चौथा हमारा सही है, बाकी हमारा तीसरा गलत है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2। इसी तरीके से आपके ये चैप्टर का जो है टोटल टॉपिक से क्वेश्चन हो चुके हैं। ऑब्जेक्टिव हमने क्लियर कर लिया है, आपके सब्जेक्टिव भी ख़त्म हो चुके हैं। तो आप लोग अब इस अगले नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसमें कुछ इन दोनों चैप्टर को मिला के कुछ खास होगा, या तो हो सकता है परागण के बारे में या इससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो इस तरीके से आप लोग जो भी नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसको ज़रूर देखेंगे, पर इससे पहले आप लोग को जितने भी ऑब्जेक्टिव कराए गए हैं इसको ज़रूर क्लियर करेंगे। सबको ऑल दी बेस्ट आप लोग के टेस्ट के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।